Hello guys, I welcome you all on the Catalyst and today we will discuss some MCQs और 20 MCQs है टोटल and you have to give me the answer maximum. So जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसे पॉज कर लीजिए और उसके बाद आंसर जरूर दीजिए और आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे हैं ये जरूर मेंशन कर दिया कीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है एंड दैट इज रिलेटेड टू अर्थ ओवरशूट डे। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन किया था। अर्थ ओवरशूट डे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, डेडिकेटेड टॉपिक हमने डिस्कस किया था इस पर। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है, नॉर्मन मायर्स ने क्या अर्थ ओवरशूट डे का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज and services in a given year exceeds with earth can regenerate in that year। मतलब एक साल में जितना अर्थ जनरेट कर सकती है उसको हम कितने दिन में खत्म कर देते हैं, पहले खत्म कर देते हैं। आपको याद आ रहा होगा वो दिन जितने समय में पृथ्वी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो जनरेट करती है, हम लोग उसे 1 जनवरी से लेकर 29 ऑफ जुलाई को ही खत्म कर देते हैं। हमने ये बात आपसे डिस्कस की थी। 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे लगातार जो है खिसकता जा रहा है आगे की ओर। तो यहां पर क्या ये सेकंड पॉइंट सही है? पहला पॉइंट सही है क्या? नॉर्मन मायर्स ने डेवलप किया था ये कॉन्सेप्ट। अर्थ ओवरशूट डे इज कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। तो क्या अर्थ ओवरशूट डे को ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए। और गोला मार्क कर लेते हैं। सही पूछा है, क्या सही पूछा है भाई? कि तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। तो आपको याद आ रहा होगा ये एंड्रयू सिम्स ने ये वर्ड या टर्म दिया था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। पहला गलत हो गया तो ये भी गलत और ये भी गलत, 50-50 पे आ गए हम लोग। सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने यही डेफिनेशन बात की थी। बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाउ बिल्कुल ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ही इसको कैलकुलेट करने का काम करता है, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी हियर। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो एंड्रयू सिम्स जो यूनाइटेड किंगडम के थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन originally developed the concept of Earth Overshoot Day Global Footprint Network, a partner organization of New Economic Foundation। New Economic Foundation नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है कौन? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। और वही क्या है? अवेयरनेस को जनरेट करती है, कैलकुलेट करती है, मेजर करती है कि ह्यूमैनिटी की डिमांड कैसे लगातार बढ़ती चली जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कितना तेजी के साथ में जो है खपत करते जा रहे हैं। सो अर्थ ओवरशूट डे EOD इज कैलकुलेटेड इलस्ट्रेटिव कैलेंडर डेट विच ह्यूमन रिसोर्सेज कंजम्पशन फॉर अ ईयर एक्सीड अर्थ्स कैपेसिटी टू रीजनरेट दोज रिसोर्सेज इन दैट ईयर। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आपको एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क को जरूर कनेक्ट करना है अर्थ ओवरशूट डे से। एंड्रयू सिम्स, इनको याद रखना, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यहां पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जब भी कभी कोई कमीशन स्थापित किया जाता है, गवर्नमेंट शैल हैव द पावर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट। तो यहां पर इस कमीशन के माध्यम से गवर्नमेंट के पास क्या क्रिमिनल कोर्ट लेवल की पावर्स आ जाती हैं? क्या ये कमीशन के पास ऐसा ताकत होता है क्या? जब गवर्नमेंट कभी भी इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत कोई कमीशन स्थापित करता है। सेकेंड पॉइंट है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप कमीशन ऑफ इंक्वायरी। क्या स्टेट और सेंटर दोनों ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा सकते हैं क्या? एंड द थर्ड पॉइंट इज, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सेट अप द कमीशन फर्स्ट, देन सेंटर गवर्नमेंट कैन नॉट सेट अप पैरेलल कमीशन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर विदाउट अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जब स्टेट ने कोई कमीशन बैठा दिया
तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैरेलल कमीशन नहीं बैठा सकता जब तक कि उसे प्रायर अप्रूवल नहीं मिल जाता। किसका प्रायर अप्रूवल नहीं मिलता है? जब तक कि उसे प्रायर अप्रूवल नहीं मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अपने आप में करेक्ट पूछा है अगेन यहां पर। बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। तो देखिए, इंक्वायरी एक्ट आपको याद आ रहा होगा, एक लोकुर कमीशन को बैठाया गया है और वो भी वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। किसके लिए? इस पेगासस मामले की तहकीकात करने के लिए। अपने आप में एक स्टेट जो है वो सेंटर के ऊपर एक कमीशन बैठा रहा है। अपने आप में ये बहुत ही एक खतरनाक सिनेरियो है। तो यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट की ताकत होती है, याद रखना, सिविल कोर्ट। अब आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, है ना। आप लोग ये भी बताइए आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, राइट। और सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर है। गवर्नमेंट कैन सेटअप सच कमीशन ऑफ इंक्वायरी, सेंट्रल स्टेट दोनों बना सकते हैं। यस, अभी देखा भी हमने, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। इफ स्टेट गवर्नमेंट सेटअप द कमीशन फर्स्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंटर बना सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। इज इट क्लियर? चलिए, तो वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में लोकुर कमीशन बैठाया और ये 1952 का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट, इंक्वायरी एक्ट के तहत, ठीक है, एलिज्ड सर्वेलेंस ऑफ फोन्स यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर, इजरायली साइबर इंटेलिजेंस, जो एनएसओ के द्वारा बहुत से लोगों पर जासूसी जो करवाई गई है, और ऐसा बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ भी गया है। वाइल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन सेटअप सच कमीशन ऑफ इंक्वायरी, दोनों बैठा सकते हैं। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कमीशन फर्स्ट, देन स्टेट कैनॉट सेटअप अ पैरेलल कमीशन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंटर। तो यदि, लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बैठाया तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ही बैठा चुका है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है अभी। बट इफ स्टेट हैज अपॉइंटेड अ कमीशन, देन सेंटर कैन अपॉइंट अनदर सेम सब्जेक्ट के लिए बैठा सकता है इफ इट इज द ओपिनियन दैट द स्कोप ऑफ इंक्वायरी शुड बी एक्सटेंडेड टू 2 और मोर स्टेट। यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट के ऊपर है तो सेंटर उस पर जो है कमीशन बैठा सकता है। तो ये जो कमीशन है, ये आपको ये एक्ट जरूर याद रखना है, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। अ कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट शैल हैव द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, है ना, सीआरपीसी। तो यहां पर क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट जो है ना, उसके तहत आएगा, सीआरपीसी के तहत नहीं आएगा, अदरवाइज तो क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, IAIS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। इट इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। क्या ये इंटरनेशनल लेवल की एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की, और क्या इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट किया जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंश्योरेंस सुपरवाइजर, भारत में कौन है रेगुलेटर? IRDAI, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंश्योरेंस सुपरवाइजर। बताइए कौन सा स्टेटमेंट IAIS के लिए करेक्ट है? देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ये, और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होस्ट नहीं करता है, BIS, राइट। और BIS का मुख्यालय कहां है? इट इज लोकेटेड इन बैसल। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस का सुपरवाइज करती है। 190 जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग 97% ऑफ द वर्ल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। 1994 में ऑपरेट्स एज ए वेरिन अ टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्विस सिविल लॉ के तहत ये बनी थी, एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। बैसेल नाम का जो शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आ रहा है, इस पर हमने डिस्कस किया है, कैन यू रिकॉल इट, क्या आपको याद आ रहा है? मैंने एक इमेज बताई थी आपको, प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था बताइए? डीआरडीओ से संबंधित है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव। याद कीजिए, प्रोजेक्ट बोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक इमेज डिस्कस की थी, यस, सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसकी मदद से क्या हो रहा है, बोल्ड की मदद से जो ये ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहां पर बैम्बू ओसिस ऑन लैंड, मतलब कि बैम्बू की खेती वगैरह की जाएगी, ठीक है। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये खादी बैम्बू फेस्टिवल भारत के 75 वर्ष जो इंडिपेंडेंस के, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2022-23 में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैच बनाए जाएं और एरिड और सेमी एरिड को हम लोग थोड़ा हरियाली पूर्ण करें। नॉर्मली बैम्बू क्या होता है, बहुत ही जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर उत्पन्न होता है। सो रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन, इससे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन कम हो, लाइवलीहुड जनरेट हो। और ट्राइबल पीपल के लिए भी आपको पता होगा, बैम्बू को आज की तारीख में ग्रास की संज्ञा दे दी गई है ट्री की बजाय, अब उसे काट भी सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी एंड बीएसएफ के द्वारा, बीएसएफ क्यों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, जैसलमेर एरिया में ये लोग करने वाले हैं ऐसा, ठीक है। रूरल इकोनॉमी को, डेजर्टिफिकेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो 1000 बैम्बू सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है अंकुरण, जो अभी अभी सैपलिंग खिली हैं उन्हें लगाया जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से रिलेटेड। तो क्या नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है? बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस के अंडर में इसरो काम करता है, डायरेक्टली ओवरसीन बाय द पीएम ऑफ इंडिया। इट इज प्राइमरी एजेंसी in India to perform tasks related to space-based application, space exploration, development of related technologies. 1, 2 and 3 statements are here. बताइए कौन से statement सही है यहाँ पर, बताइए which one is the correct here? तो देखिए पहला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सभी को पता है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट जब गलत हुआ तो डायरेक्टली आंसर ही आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, पीएम के अंडर में रहता है बिल्कुल, और स्पेस एप्लीकेशन, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, नॉट ए, सॉरी ए नहीं, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसरो एक नेशनल स्पेस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आपको दो प्रोग्राम, आप में से कितने लोग जानते हैं साइट क्या था? एक समय था जब भारत की इसरो जो है इनको स्पार के नाम से जानी जाती है ना, इनको स्पार के नाम से जानी जाती थी 1962 में। उसके बाद में आपको याद आ रहा होगा 1969 में इसरो की स्थापना होती है डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयास से। उसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन आते हैं, वो पूरी तरह से एक बैकग्राउंड वर्क करते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं हम लोग। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह पे काम करते हैं। फाइनली वहां से उनको लाकर डीआरडीओ में लाया जाता है। डीआरडीओ में वो क्या करते हैं, अग्नि और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर काम करते हैं। तो ये पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री है। और साथ ही साथ में हम लोग जो प्रभावित हुए थे वो यूएसएसआर ने सबसे पहले स्पेस में मानव भेज दिया था, तो भारत ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए और अब जाकर हम लोग 2022 में गगनयान मिशन की मदद से स्पेस में मानव को भेजने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है? अभी हमने इनलैंड वाटर अथॉरिटी पर भी बात की थी। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के अंडर में इसे जो है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट किया जा रहा है? और इसमें क्या होगा बताइए, मैं बता देता हूं आपको।
हल्दिया से हम लोग जो है वाराणसी को जोड़ रहे हैं, जो भारत का इनलैंड वाटरवे 1 है उसे कनेक्ट करेंगे, जो 1620 किलोमीटर का है। इज इट क्लियर? 1620 किलोमीटर का है। और इट इज द फाइनेंशियली सपोर्टेड, क्या ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां पर। सो लेट मी क्लियर यू, पहला पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनलैंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इट इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, नो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर करेक्ट पूछा गया था आपसे, फर्स्ट एकदम करेक्ट है, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? आगे चलें। चलिए देख लीजिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 18 करोड़ रुपए में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए डेडिकेटेड, आपको याद आ रहा होगा कि कितनी गहराई है जल की, मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया था, वो बहुत जरूरी होता है। जल की गहराई नहीं है तो शिप कैसे चलेंगे? तो इस प्रकार का क्या है, हम लोग पूरा सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। तो हल्दिया से वाराणसी के स्ट्रेच में नेशनल वाटरवे 1, इसे जो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंसिंग कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद दे रहा है। अभी हाल ही में आपको याद आ रहा होगा 29 जुलाई को 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड टाइगर डे। तो क्या ग्लोबल टाइगर डे को 2013 में फाउंड किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था? पहली बार ये 29 जुलाई कब से मनाया जाने लगा? एज पर द वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज्ड बाय 25% पास्ट 150 ईयर्स। पिछले 150 सालों में क्या 25% तक बाघों की संख्या बढ़ी है क्या? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व था जहां पर ऑफिशियली मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट होता है एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर लेते हैं ताकि लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस बढ़े। तो बूर सिंह बारासिंगा, क्या ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में इसको पहला मैस्कॉट बनाया गया था? बताइए कौन सा सही है स्टेटमेंट। वैसे यहां पर मैं बता दूं आपको, करेक्ट नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या 2013 में स्थापना हुई थी इसकी वर्ल्ड टाइगर डे की? नो, 2010 में हुई थी। 150 सालों में बाघों की संख्या नहीं भाई, 25% ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नहीं है, इट इज कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जिसमें बूर सिंह नाम का बारासिंगा मैस्कॉट बनाया गया था। ग्लोबल टाइगर डे ये 2010 में बनाया जाता है 29 जुलाई को। द बिग कैट्स, और 13 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर बाघ पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, द नंबर ऑफ टाइगर ड्रॉप्स बाय 95% ओवर द पास्ट 150 ईयर। 25% बढ़े नहीं है, राइट। और T/2 जो है वो योजना ये थी कि 2010 में इन 13 देशों ने, जैसे भारत, रशिया, भूटान, नेपाल इत्यादि, राइट, इन देशों में ये बोला गया कि 2020 जब आएगा, मतलब 10 साल बाद, 2010 के 10 साल बाद टाइगर बाघों की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी। और इसमें सबसे पहले जो 2 गुनी बाघों की संख्या हुई वो हमने देखी किस देश में? नेपाल में। ये प्रश्न भी चर्चा में रहेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसके तहत। और ऐसा क्यों हुआ? आपको याद आ रहा होगा राजा महाराजा रजवाड़े वगैरह वो बाघों का शिकार किया करते थे और इसलिए ऐसा सब हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न फिर टाइगर पर आ रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो क्या ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है? करेक्ट पूछा है इस बार। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब अलग अलग डायमेंशन में काम करती है क्या? इट इज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट अप्रूव्स टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अप्रूव करता है बाघों के संरक्षण प्लान को जो राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है NTCA के बारे में? ये शॉर्ट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखने हैं आपको। और
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज अमेंडमेंट इन 2006 टू प्रोवाइड फॉर काउंटिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इज इट क्लियर? एंडेंजर्ड जो टाइगर है। NTCA इज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और जो राज्य अप्रूवल देते हैं उनके द्वारा ये पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर्ड होता है, और उनकी मदद से क्या होता है, अलग अलग प्रोटेक्शन, टाइगर एस्टिमेशन, उनके पीछे पेट्रोलिंग, ये सब इंफॉर्मेशन की मदद से ये काम जो है होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी। तो NTCA के बारे में आपको ब्रीफ पॉइंट पता होने चाहिए, और NTCA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज अमेंडमेंट इन 2006 टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है टाइगर, उसको बचाने के लिए 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन भी किया गया था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का क्या लक्ष्य था? इट वाज लॉन्च इन 2010 टू सेव वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब खात्मे की कगार से बचाने के लिए ये सब किया गया बाघों को। 2013 में स्कोप वाज ब्रॉडेंड टू इंक्लूड स्नो लैपर्ड। क्या स्नो लैपर्ड को भी ऐड कर दिया गया था क्या इसमें, बताइए? इनिशिएटिव लेड बाय 13 टाइगर रिजर्व रेंज कंट्रीज, TRC, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, इनके बीच में क्या इनिशिएटिव था, बताइए? क्या स्टेटमेंट सही है? क्या हिम तेंदुओं को भी ऐड कर दिया गया था? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, यस, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स। एक मिनट, ओके। सो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2018 में, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए 2010 में नहीं हुआ है, राइट, 2018 में हुआ है। तो ये आई थिंक मैंने ये स्टेटमेंट गलत बोल दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, ठीक है। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में शुरू हुआ। ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर विद एम टुगेदर टू सेव वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। 2013 में स्कोप वाज ब्रॉडेंड इनटू स्नो लेपर्ड के लिए भी ये ब्रॉडेंड कर दिया गया। इज इट क्लियर? GTI फंडिंग, तो ये GTI जो है, जो T/2 हुआ था वो तो रशिया में हुआ था, वो 2010 में हुआ था, टाइगर की 2 गुना जो आबादी करनी थी। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये 2008 में शुरू हुआ है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के बीच में, और 40 देख लीजिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं। सो इंक्लूड द वर्ल्ड बैंक, और फंडिंग वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मदद से जो है, और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कॉलिशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़कर काम कर रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट जो भी चर्चा में थे, ऑस्ट्रेलिया से हमने 14 जो आर्टिफैक्ट, जो भारत के कलात्मक चीजें ऑस्ट्रेलिया में रखी हुई थी, उनको हमने वापस से मंगवाया कि भाई ये हमारे हैं। और क्यों है? क्योंकि हमारे आर्ट एंड कल्चर में पूरा बखान भी है, उनका एक्सप्लेनेशन भी है। सो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहां पर थिरुगन्ना संबंदर वाज ए शैव पोइट सेंट ऑफ तमिलनाडु। तो क्या थिरुगन्ना संबंदर क्या तमिलनाडु के शैव मतलब शिव उपासक संत थे? और क्या 12वीं शताब्दी में ये जी रहे थे क्या, बताइए? लिव्ड समटाइम इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में थे ये। सर्वाइविंग कंपोजिशन ऑफ साबंदर आर प्रिजर्व्ड इन फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स इन थिरुमुराई नाम का जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसमें क्या इनके फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स मिलते हैं। सबंदर वाज अ कंटेम्परेरी अपार एंड अनदर शेव पॉइंट सेंट। तो अपार के तात्कालिक थे क्या, ये कंटेम्परेरी थे क्या, बताइए? विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हेयर?
देखिए थिरुगुना सबंदर जो थे वो एक्चुअल में 7th सेंचुरी के सेंट थे, शैव उपासक, भगवान शिव के उपासक थे। इनकी जीवित रचनाएं बिल्कुल थिरुमलाई में पहले 3 खंड यस इन्हीं के संरक्षित हैं, और अपार नाम के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट थे वो इनके समकालीन थे, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट हियर। आपको याद रखना है सबंदर की जो ये मूर्ति मिली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इंपॉर्टेंट, और इनके साथ में 13 अलग, मतलब टोटल 14 इंपॉर्टेंट ये जो स्कल्पटर थे, हमने ये वापस भारत में मंगवाए। तो ये सबंदर है, ये एक आपको दिख रहे होंगे छोटे चाइल्ड है और डांसिंग इनकी मुद्रा में है। तो सबंदर जो है वो 7th सेंचुरी के चाइल्ड सेंट थे। लेकिन हाँ, जो इनकी जो मूर्ति बनी है, सबंदर की जो ये मूर्ति है वो 12वीं शताब्दी की है, जो चोला डायनेस्टी में डांसिंग चाइल्ड सेंट के रूप में ये मूर्ति का, ये 12वीं शताब्दी की, लेकिन एक्चुअल में इनका जन्म कब हुआ है? 7th सेंचुरी में। इन्होंने 16,000 के करीब हिम्स, दोहे इत्यादि लिखे हैं। स्टैंजाज है 4181, सर्वाइविंग कॉम्पोजिशन ऑफ सबंदर प्रिजर्व्ड इन द फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स ऑफ द थिरुमुराई। तो ये सब याद रखना। ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अपार, अनदर शैव पोएट। और हमने ऐसे 14 जो वर्क थे फ्रॉम एशियन आर्ट कलेक्शन टू इंडिया इंक्लूडिंग सबंदर, तो ये हमने क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस दैट इट वुड रिटर्न 14 वर्क ऑफ आर्ट, तो वो भारत को फिर से लौटाएगा। उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इज इट क्लियर? सबंदर इसीलिए चर्चा में, आर्ट एंड कल्चर में यदि कोई चीज चर्चा में आती है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किससे कनेक्शन था वो जरूर आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ये यहां पर 11 से 11 से है एक्चुअल में, तो आप इसको 11 समझेंगे, ठीक है, 11-12 से, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडाई के बारे में भी चर्चा कर ही रहे थे हम, राइट। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाली एजेंसी है उस पर बात की थी, बैसल, BIS है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट आ रहा है, इरडाई जो है कहां पर मुख्यालय भाई इसका? हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिस्डिक्शन में है ये? और एक नियामक बॉडी है क्या? इट इज टास्क्ड विद द रेगुलेटिंग एंड प्रोमोटिंग इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये बात सही है। क्या इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नॉर्मलाइजेशन एक्ट 1972 के तहत इसे बनाया गया था क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपने इरडाई के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो जरूर आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे, क्योंकि आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3। यदि आपने इरडाई के बारे में पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा 1999 का लॉ है, ठीक है, ना कि 1972 का। तो ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रेगुलेटरी बॉडी है और इंश्योरेंस जो कंपनीज है उन पर नजर रखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही आती है, राइट। तो इट इज टास्क विद रेगुलेटिंग, प्रोमोटिंग एंड इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। तो ये दोनों, पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ये जो है 1999 में बना है, पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इरडाई इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आई थिंक। चलिए, चिकन पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जब ये होती है तो पूरा बुखार आने लगता है, और इसके अलावा जो है व्यक्ति को सर्दी, बुखार आता है और टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, बहुत ही तेज टेम्परेचर बढ़ता है और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए, बहुत कंटेजियस है, फैलने वाला रोग है, तेजी के साथ में फैलता है। इट इज हाईली कंटेजियस डिजीज, ये तो बात सही है, मैंने बोल भी दिया। कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या वेरिसेला के कारण होता है क्या? ये वेरिसेला भी सुना होगा आपने और एक वेरियोला भी सुना होगा। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। तो एक्चुअल में जो स्मॉल पॉक्स है ये 1970 के करीब भारत से पूरी तरह से इवेड कर दी गई थी, इरेडिकेट कर दी गई थी, जिसे बड़ी माता, भले ही इसके आगे स्मॉल लिखा है, हिंदी में इसे बड़ी माता कहते हैं। चिकन पॉक्स का मतलब हिंदी में है छोटी माता, याद रखना, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। क्या दूसरा? इट कैन प्रिवेंट बाय वैक्सीन। क्या वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकती है बचपन में लगी हो तो?
बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, वैक्सीन के द्वारा रोकी जा सकती है। और वेरिसेला जोस्टर्स ही इसका वो वायरस है। स्मॉल पॉक्स जिसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया, भारत से रूट आउट कर दिया गया है, तो वो है वेरिओला वायरस के कारण। चिकन पॉक्स के लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर। यस। अब क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान, आपको पता है रूरल एरिया में महिलाएं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इन द फार्मलैंड। तो बताइए, इट इज़ करंटली बीइंग रन अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या ये NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके तहत इसे रन किया जा रहा है करंटली। इट सीक्स टू इम्प्रूव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा, जो वर्तमान जो स्टेटस है महिलाओं का, उसमें जो है एक उत्थान देखने को मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत है? नहीं भाई, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दिया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना याद रखना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, महिलाओं के, यस, तो पहला पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए 2011 में स्टार्ट हुआ था महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, एक सब कंपोनेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेशनल रूरल जो लेबर मिशन है, नेशनल रूरल, मैं आपको लिए लिख ही देता हूं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये, लाइवलीहुड मिशन, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में बात आ रही है, इट सीक्स इंप्रूव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही। महिला एज किसान स्ट्राइव टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ वुमेन इन डोमेन ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो भारत में क्या होता है कि जो मेल है, पुरुष वर्ग जो है, वो तो शहरों में आकर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं ताकि एक इकोनॉमी को बैलेंस हो सके, और घर में महिला जो है वो घर का काम और एग्रीकल्चर को भी पूरा देखते। तो ये पूरा प्रोसेस आजकल चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, और ये थर्ड मीटिंग थी। आर द इंटर गवर्नमेंटल इवेंट होस्टेड बाईएनुअली बाय कंट्रीज एंड इंटरेस्ट इन आर्कटिक रिसर्च। वो देश जो आर्कटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए है क्या ये स्कीम, ये जो बैठक होती है। आर्कटिक का मतलब है जो आर्कटिक जो ध्रुव है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सबके अपने राइट्स हैं, नेविगेशन वगैरह भी होता है, और वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है उसका भी ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ASM आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल जो ये 3 है, थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्री को होस्टेड बाय इंडिया एंड जापान। तो क्या ये भारत और जापान ने सामूहिक रूप से क्या इसको को होस्ट किया है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पहला पॉइंट क्या सही है, दूसरा पॉइंट क्या सही है? थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल को होस्टेड बाय इंडिया और जापान। तो देखिए यहाँ पर इंडिया होस्ट वैसे भी कैसे करेगा, क्योंकि इंडिया तो वैसे पार्टिसिपेंट ही नहीं है, इंडिया मेन मेंबर्स में नहीं है। तो यहाँ पर जापान और आइसलैंड ने को होस्ट किया पूरी मीटिंग, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट। और हर साल में 2 बार, देखिए बाई एनुअल का मतलब क्या होता है? ANNUAL, राइट। बाई एनुअल का मतलब क्या है? एक साल में 2 बार। बाई एनुअल का मतलब क्या है? 2 साल में एक बार। ये बात है, तो 2 साल में एक बार होती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में इंडिया नहीं, राइट, आइसलैंड है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। होस्टिंग इंडिया द्वारा नहीं की गई है, तो ओनली ए, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? सारी बातें एकदम क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलिए,
आइसलैंड और जापान ने इसको होस्ट किया। थर्ड, आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल रिसेंटली गिवन इन द पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन मेन मेंबर नहीं है। देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद आपको पूरे डायग्राम में दिखाएंगे। आर्कटिक जो काउंसिल है उसमें कौन कौन से परिषद में मेंबर हैं बताइए। क्या कनाडा है, क्या यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, कौन कौन से देश हैं बताइए। पॉज कीजिए और बताइए। जो गोलार्ध में ऊपरी ऊपरी जो देश हैं नॉर्मली उसको कंसीडर करते हैं। कनाडा बिल्कुल आता है उस दायरे में। डेनमार्क एग्जैक्टली नहीं आता लेकिन ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है इसलिए ये भी है। नॉर्वे भी है। तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा। तो ए जो है यहां पर करेक्ट है। थर्ड वन को हटा दीजिए, जहां थर्ड आ रहा है उसको कट कर दीजिए। ये गलत और ये भी गलत। सॉरी मैं माफी चाहता हूं। एक मिनट। जो यूनाइटेड किंगडम है जहां सेकंड आ रहा है उसे कट कर दीजिए, यूनाइटेड किंगडम नहीं। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया भाई? ए। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए ये है आर्कटिक ओशन और परमाफ्रॉस्ट है यहाँ पर, ग्रीनलैंड, कनाडा। चूंकि अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है, अलास्का राज्य, तो इसलिए ये भी यूएसए भी इसका पार्ट है। ठीक है, रशिया तो है ही, फिर ये स्वीडन, डेनमार्क वगैरह ये लोग हैं ही, है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड है। इज इट क्लियर? तो ये सभी देश यहाँ पर हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। कनाडा, डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल, फिनलैंड हेलेंस की राजधानी, आइसलैंड रेयकविक इसकी राजधानी, नॉर्वे की राजधानी क्या है बताइए? ओस्लो, रशिया की राजधानी मॉस्को, स्वीडन की राजधानी क्या है बताइए? है ना, और लिस्बन, एंड यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत का मैंने बहुत लंबे समय से चर्चा की कि पेट्रोलियम स्टोरेज जो फैसिलिटी है भारत की, पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज, वो 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है इन 3 लोकेशन। विच ऑफ दीज आर द लोकेशन? इनमें से कौन कौन सी वो लोकेशन है? 3 लोकेशन कौन कौन सी बताइए। है ना, हमने देखा था कि 2 नई लोकेशंस भी बन रही हैं, तो आपको सभी 5 लोकेशंस के नाम पता होने चाहिए, है ना। नई 2 लोकेशंस भी बनाई गई हैं। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल जहां पर रखा जाएगा, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जहां पे बनाए जा रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बोलते हैं इनको। तो क्या विशाखापट्टनम है, पुदूर केरला, मंगलूर कर्नाटका, रत्नागिरी महाराष्ट्र। बताइए कौन कौन से नहीं है। देखिए पुदूर भी है लेकिन यहां पर केरला दिया गया है, ये तो कर्नाटका में, तो ये गलत हो गया। कर्नाटका देते तो सही होता, तो ये सेकंड गलत हो गया। रत्नागिरी महाराष्ट्र में नहीं है, मंगलोर में है, विशाखापट्टनम में है और पुदूर कर्नाटका में है। तो यहां पर फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, एंड दैट इज वाई 1 and 3 C will be the correct answer here. Is it clear? C will be the correct answer. So under phase 1 strategic petroleum reserves, SRPs याद रखना, भारत ने टेम्परेरी रेंट पर जो है अमेरिका में, जब बहुत डाउन जाता है तो अमेरिका में रेंट देते हैं हम लोग उसका, बजाय उसके इतने साल से हमको पता है कि हमारे को पेट्रोल की बहुत आवश्यकता थी तो हम लोग रिजर्व बना सकते थे। तो पुदूर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम में और मंगलुरु में, 3 लोकेशन पर हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो 5.33 मिलियन मीट्रिक टन, जो कुछ दिनों की ही कैपेसिटी है पूरे भारत की टोटल डिमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। ये इस तरह के टर्म्स याद रखेंगे, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। It was constituted under the section 3rd of Environment Protection Act 1986। क्या इसको Environment Protection Act 1986 के द्वारा बनाया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इज इट क्लियर? और सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है कि इट इज मैंडेटेड टू एनफोर्स ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड का मतलब पूरी तरह से ग्रेडिंग की जाएगी, और दिल्ली NCR में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो
तो पॉल्यूशन लेवल के लिए एज पर द पॉल्यूशन लेवल। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट हेयर अबाउट एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी। देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। इसको बनाया गया था 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, याद रखना EPCA को बनाया गया था। इट इज मैंडेटेड टू एनफोर्स ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, बिल्कुल सही है। दिल्ली NCR के लिए मैंने कुछ नियम भी बनाए थे, आप बताए थे आपको, क्या थे कि जो किसान वर्ग है वो यदि स्टबल बर्निंग करेगा तो उनके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, जो है उनके ऊपर भी इस बार एक्शन लेने के लिए प्रोविजन बनाएगा और इस प्रकार का बिल अभी पार्लियामेंट में पारित किया गया। तो दिल्ली NCR रीजन आपको जरूर याद रखना है। आजकल बहुत ही जो है दिल्ली रीजन में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो इसके लिए बहुत काम होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर। सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो EPCA इसको ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये मेन मुद्दा है कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना, कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करना। EPCA ऑल्सो असिस्ट्स द एपेक्स कोर्ट इन वेरियस एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर, और ये भारत सरकार को भी और एपेक्स कोर्ट को भी बहुत तरीके से मदद करती है, ठीक है, असिस्ट करती है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ है ना, और सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी टास्क एंड टेकिंग वेरियस मेजर्स टू टैकल एयर पॉल्यूशन एंड नेशनल कैपिटल रीजन। आपने देखा हो कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म दिखता है तो उसमें इसकी रिपोर्ट्स वगैरह के आधार पे क्या होता है, ये जो सजेशन देता है उस आधार पे इसको एक मतलब ऑथोरिटी जेन्युइन बॉडी माना गया, ठीक है। तो इट वाज नोटिफाइड इन 1998 बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 14 मेंबर्स होते हैं EPCA में, whom are environment secretary of the national capital territory of Delhi, chairperson of the New Delhi Municipal Council, ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफ NCT, यहाँ पर IIT दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत ही टॉप नॉच जो लोग हैं यहाँ पर होते हैं। फंक्शन क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट द एंड कंट्रोल द एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन, और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान एज पर द पोल्यूशन लेवल, कि भाई यदि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है तो ग्रेडेड एक्शन प्लान्स ये अपने सजेस्टिव मोड में बताता है। 8th क्वेश्चन आ गया है, इन इंडिया लेपर्ड्स आर फाउंड इन ऑल फॉरेस्ट टाइप। क्या लेपर्ड भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं? इंडियन लेपर्ड इज लिस्टेड वल्नरेबल ऑन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में, क्या वल्नरेबल है? बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत? वैसे लेपर्ड जो है ना लगभग सभी जंगलों में पाया जाता है एक्सेप्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव जो दलदली वन है, सुंदरी वन वगैरह कह लीजिए, वहां पर बाघ तो पाया जाता है लेकिन लेपर्ड नहीं है। अन्य सभी डेसिडियस वगैरह सब जगह लेपर्ड पाया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, ऑल सही नहीं है टर्म यहाँ। IUCN रेड लिस्ट, देखिए IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल है, एग्जैक्टली सही है। सो ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपके कितने सही हो रहे हैं, आप लोग पॉज करते हैं नहीं करते हैं? तो देख लीजिए, रेन फॉरेस्ट में भी, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में भी, टेम्परेट फॉरेस्ट में भी, नॉर्दर्न कॉनिफेरस में भी है, बट डज नॉट अकर इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरवंस, वहां नहीं है। द रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर जो है वो वहां पाया जाता है, और सबसे ताकतवर और मैजेस्टिक जो टाइगर है वो बंगाल टाइगर ही, और इन लेपर्ड को वल्नरेबल IUCN की लिस्ट में करार दिया गया। एक बार फिर युद्ध अभ्यास आ गया है, तो भी हाल ही में बताइए कि क्या 12वां एडिशन एक्सरसाइज हुआ है इंद्रा। ये इंद्र डी आएगा ना, इंद्र, ठीक है, इंद्रा है। इंद्रा मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, INDRA, इंद्रा नेवी वॉज हेल्ड इन बाल्टिक सी। क्या बाल्टिक सी में हुआ था? बाल्टिक सी कहाँ है बताइए? लातविया, लिथुएनिया, इसके पास वाला बाल्टिक सी जरूर देखिए मैप में। बाल्टिक सी, बैल्कनाइज्ड कंट्रीज, मैंने आपसे कई बार प्रश्न पूछे हैं, है ना, कहाँ पर नॉर्थ सी है, राइट? तो ये सब जरूर देखिए मैप में आप लोग यूरोप के ऊपर। इंदिरा नेवी इज ए बाई एनुअल
बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। वर्ड पर यदि ध्यान देंगे तो आप ये प्रश्न जरूर सही कर लेंगे यदि शब्दों पर जाएंगे तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट से बताइए विच स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट। यहां पर क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया। तो यस, 12वां एडिशन जो है वो बाल्टिक सी में ही हुआ। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्या ये बाई एनुअल है? क्या बाई एनुअल का मतलब तो एक साल में 2 बार इवेंट हो? नहीं, ऐसा नहीं। ये है बाई एनियल, ठीक है। बाई एनियल का मतलब क्या हो गया? 2 साल में एक बार जो इवेंट हो, इसीलिए ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए इंग्लिश में देखिए तो आपको क्लियर होगा। बाई एनियल है। इज इट क्लियर? इंडियन नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। 12th एडिशन अभी हाल ही में हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में था। एंड लास्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज लाइक अ कंपनसेटरी क्वेश्चन। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन फाइनली इसको ऐड नहीं किया अभी। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व बनने वाला है? 52nd है ना, कामलोंग टाइगर रिजर्व 50th टाइगर रिजर्व था। सत्यमंगलम वाला वो हमने नॉट सत्यमंगलम, जो तमिलनाडु में जो 2 मर्ज करके टाइगर रिजर्व बनाया गया था, बताइए क्या नाम है उसका भी। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहां पर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुकुंदरा हिल्स कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? मुकुंदरा हिल जो है कोटा के पास का, झालावाड़ कोटा के पास का रीजन है, राजस्थान का एरिया है मुकुंदरा हिल्स। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो डी यहां पर सही है। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? कोटा के पास में लोकेटेड है ना, ऑल्सो नोन एज दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टोटल अब भारत में 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स वहां हैं। इज इट क्लियर? और कर्नाटका और मध्य प्रदेश में लगभग बराबर टाइगर जो बाघ है ना, बस 2-4 ही ज्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में है। इज इट क्लियर? और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में तो आपको पता है, ये मछलियों को भी पकड़ कर खा जाता है, वो पानी में भी कूद कर तैरता है, और ठीक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा मैजेस्टिक हो गया है। 20-30 किलोग्राम ज़्यादा वजनी है बंगाल टाइगर रिजर्व, बंगाल टाइगर जो। तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा। MCQs राउंड कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।